तो जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। और कल है होली का त्यौहार, तो सबसे पहले होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। पहले आज की ये क्लास कर लो, फिर आराम से होली मना लेना, ठीक है। और इसके साथ हमारा ऑलमोस्ट ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास में मैं ह्यूमन ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करवा दूंगा। रह गई बात मैपिंग की, तो मैपिंग हम अब लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, सारे सिलेबस खत्म होने के बाद, क्योंकि मैपिंग के लगभग सिलेबस मैंने आपको करा दिए हैं वैसे। तो कुछ बचा नहीं है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस ली नहीं है ना बेटा, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है और बहुत मेहनत से बनाई हुई क्लासेस है। जिस दिन सवाल आएंगे ना, जो तुम शॉर्टकट के चक्कर में भाग रहे हो इधर उधर, पड़े रह जाओगे, ठीक है। फिर वही 300 और 320 में फंस जाओगे मेंस में, फिर कहोगे सर इस साल भी नहीं हुआ। तो करते रहना वो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो। इससे बढ़िया है एक बार मेहनत कर लो, बार बार कह के मैं थक गया, तुम्हें तो सुनना नहीं है। मेहनत कर लो, और जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप ध्यान से पढ़ो। हर चीज मैं लेकर के आया हूँ, चाहे वो स्टैटिक हो, एनसीईआरटी हो, लूसेंट हो, सबके फैक्ट बहुत पढ़ करके, बहुत सारी चीजें कर करके इसको तैयार किया गया है, ठीक है। सो आज का जो क्लास होने वाला है वो है सॉइल चैप्टर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। सो सॉइल, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो मानो ना मानो एक छोटा ही चैप्टर है, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। बहुत आसान है, अगर एक बार कर लोगे ना तो इससे सवाल गलत नहीं होंगे। हम क्या कर देते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, राइट। सो सबसे पहले बस सुनते चले जाओ, और क्लास के बाद इसका टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ अपडेटेड डाल दूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, बाकी कुछ पॉइंट्स और मैं इसमें ऐड करूंगा, और मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं ऑलरेडी, तो वो भी मैं डाल दूंगा अभी क्लास के बाद से, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉइल है क्या, मृदा है क्या। वैसे तो मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल और ये सब बातें ऑलरेडी बता दी हैं, बट फिर भी मैं यहाँ ओवरव्यू दे दूंगा आपको, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है इंडियन सॉइल को कवर करना यहाँ, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राइट। चलो, सो व्हाट इज सॉइल, मृदा क्या है। तो मृदा ये है, तुम्हें पता है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम कह देते हैं सॉइल, ठीक है। अब इस सॉइल में खासियत क्या है कि ये जो है प्लांट लाइफ और बाकी लाइफ्स को सपोर्ट करती है, ताकि वो ग्रो कर सके, सक्षम बन सके, राइट। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको डेट्रीटिवोरस के बारे में बताया था, डेट्रीटस कैसे काम करते हैं, पूरा साइकिल बताया था कि पेड़ से पत्ती टूट रहा है। एनवायरमेंट की क्लास में जाके देखना, वहां पत्ती कैसे खराब होता है, टूटता है, फिर उस पर क्या अर्थवर्म वगैरह इस पर काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, और फिर जाकर के एक केमिकल तैयार होता है जिसका नाम है ह्यूमस, मैंने बताया था। और यही ह्यूमस जो है वो बुनियाद रखता है, बेस रखता है सॉइल बनाने की, मिट्टी बनाने की, राइट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। अब आगे देखो, ये जो होता है सॉइल जो होता है वो किससे बनता है। पहला तो रॉक के वेदरिंग से, और ऑर्गेनिक मैटर जो है उनसे बन सकता है, ठीक है। और क्या होता है सर, ये रिन्यूएबल होता है, लेकिन रिन्यूएबल का मतलब है दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आते हैं सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनते कैसे हैं। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मिट्टी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो पीडोजेनेसिस कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस, ये पूछा गया है ऑलरेडी आपके एग्जाम में। अब सॉइल बनता कैसे, ये प्रोसेस मैं आपको नहीं बताऊं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए है नहीं। जो है मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे, पूरा प्रोसेस। यहाँ बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को बनाने में, मिट्टी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनको हम जेनीज फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनीज फैक्टर कहते हैं। बहुत फिल्टर कंटेंट है, सब चीज वो है जो आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले तो रॉक। तुमने पढ़ा था कि जो रॉक है, चट्टान है, वो क्या होते हैं, इस पर बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद क्या हो जाता है, या हवा चल रही है तो छोटे 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 टुकड़े ये टूटते हैं, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं। याद आ रहा है, वेदरिंग कहते हैं। तो ये रॉक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात रॉक हो गया। दूसरा क्या है, क्लाइमेट, बारिश का होना, विंड का होना, ये सब चीजें तो क्लाइमेट। तीसरा क्या है, रिलीफ और टोपोग्राफी, यानी स्थलाकृति, वहां की मिट्टी कैसी है, ठीक है, वहां की बनावट कैसी, चट्टान है कि समतल जमीन है कि मैदान है, क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंस रखता है। चौथा, जब ये टूट गया, जब ये नीचे गिर रहा है, तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी तो काम कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। पांचवा होता है समय। सब चीज सही करने वाला कौन है, समय। तो समय तो है ही है। और सबसे आखिरी है ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि सबसे मेन इन्फ्लुएंसर है कि ह्यूमन कैसे काम कर रहा है, वो क्या क्या वहां पर एक्शंस ले रहा है, वो भी फैक्ट अफेक्ट करता है इस चीजों को, ठीक है। तो इन चीजों से मिलाकर के बनता है क्या, अपनी मृदा बनती है या मिट्टी बनती है। अब मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये तो फैक्टर्स थे जो प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है।
मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो मिनरल्स, ठीक है, वाटर, एयर। जो सबसे मेन है, जो पूछा जाता है सबसे मेन कंपोनेंट कौन है अर्थ को, सॉइल को बनाने में, तो है ह्यूमस। ह्यूमस है, ठीक है। अब आते हैं हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में। देखो, जैसे आपके बारे में प्रोफाइल कोई पूछे तो आप बताते हो ना कि मेरा नाम दिस दैट है, मैं इस स्कूल में पढ़ता था, मैंने फिर वहां से अपनी 10वीं 12वीं करी, फिर मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से करा, फिर मास्टर्स अगर किया है तो यहाँ से किया, मैं खेल में ऐसा हूँ और एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐसा हूँ, मेरे अचीवमेंट ये रही है। मतलब आपके बारे में पूरा ब्यौरा आपका प्रोफाइल कहलाता है। वैसे ही सॉइल के बारे में कि कैसा है देखने में और उसकी खासियत क्या क्या है, उसको हम सॉइल प्रोफाइल कह देते हैं। अभी हम देखेंगे, देखो हम देखेंगे सॉइल जो है, मिट्टी है, उसमें अलग 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 लेयर्स दिखते हैं, जिन लेयर्स को हम कहते हैं होराइजन्स। क्या कहते हैं? होराइजन्स कह देते हैं, ठीक है। वो अलग अलग रंग के होते हैं और उनकी अलग अलग खासियतें होती हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो। ये सबसे ऊपर एक देख रहे हो, ओ लेयर है, फिर है ए लेयर, फिर है ई लेयर, फिर है बी सी आर, ऐसे करके लेयर्स है। जो मेन मेन है उनको भी देखेंगे और हम इन सबको भी देखेंगे। सबसे पहले देखो, तो यहां से होराइजन्स की बात करें तो सबसे पहले एक तो ओ लेयर आता है। देखो, ओ लेयर यानी ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर, ओ फॉर ऑर्गेनिक लेयर। इसमें क्या है ना, ये मेन सॉइल नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमस का लेयर अभी बना हुआ है। जो मेन सॉइल का पहला लेयर होता है, मिट्टी का पहला लेयर होता है, जिसको टॉप सॉइल कहते हैं, वो होता है ए लेयर। कौन सा होता है? ए लेयर या ए होराइजन कह देते हैं। इसमें मिनरल्स और ह्यूमस आपस में मिक्स होते हैं और एक पहला परत जो होता है मिट्टी का, वो बन करके तैयार होता है। इसमें न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सब अवेलेबल होता है और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी इसमें अवेलेबल होती है। इसी को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। किसको? होराइजन ए को कहते हैं टॉप सॉइल। होराइजन बी की बात करें तो ए और सी के बीच में होता है होराइजन बी, ठीक है। ये क्या कर देता है कि दोनों से, दोनों लेयर से, ऊपर वाले से और नीचे वाले से मटेरियल से लेता है और कई बार यहाँ पर वेदरिंग देखने को मिलती है। होराइजन सी की अगर हम बात करें तो ये लूज पेरेंट मटेरियल होता है। पेरेंट मटेरियल मतलब जिससे मिट्टी बन रही है, ठीक है, तो लूज होता है और ये सॉइल फॉर्मेशन का पहला स्टेज रिप्रेजेंट करता है, पहली। दूसरा ये है कि कई बार होराइजन ए और होराइजन बी भी इसी से बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इन तीनों के नीचे होता है बेडरॉक, और बेडरॉक मतलब पेरेंट रॉक, जिस रॉक से, जिस चट्टान से इन मिट्टियों का निर्माण हो रहा है। अब इन पूरे लेयर्स को, वर्टिकल अरेंजमेंट्स को, जैसे मान लो ओ ए ई बी सी जो लेयर है, इनके लेयरिंग को हम सॉइल प्रोफाइल कह देते हैं। इनके अरेंजमेंट को हम सॉइल प्रोफाइल कह देते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में जैसे देख सकते हो, ठीक है। जो वहां पर नहीं लिखा वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ देखो, ओ फॉर ऑर्गेनिक लेयर, कार्बनिक परत कहते हैं। ये क्या होता है? सबसे पहले कि पत्तियां या फिर जो जीव जंतु जो मर रहे हैं, जो सतह पर पड़े हुए हैं और जो डिकम्पोज कर रहे हैं, कौन? डिकम्पोजर्स। मैंने पढ़ाया था आपको, बायोलॉजी में पढ़ाया था और आपको एनवायरमेंट के क्लास में पढ़ाया था। तो वो जो लेयर बन रहा है, ह्यूमस का लेयर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड ओ लेयर, ठीक है। इसलिए हम इसको कह देते हैं ऑर्गेनिक लेयर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है। ये कलर कैसा होता है? डार्क कलर होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो होता है ए लेयर, जिसको टॉप सॉइल कहते हैं। यही पहला लेयर है जो मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। उससे पहले ह्यूमस वाला है, ह्यूमस अभी डेवलप नहीं हुआ है मिट्टी में। जब डेवलप होता है तो ए लेयर बनता है, जिसको हम टॉप सॉइल कह देते हैं, ऊपरी मृदा कह देते हैं। इसमें मिनरल्स भी है, ह्यूमस भी है, और सबसे ज्यादा फर्टाइल पार्ट कौन है? ये ए वाला पार्ट है, ये ध्यान रखना है। इसी में रूट्स मिलते हैं आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है। क्यों सबसे ज्यादा फर्टाइल है, सबसे ज्यादा उपज वाला क्यों है, उपजाऊ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितने मिनरल्स चाहिए वो है, जो वाटर चाहिए वो है, जो मॉइस्चर चाहिए वो है, सब कुछ है। फिर आता है एलुविएशन लेयर, ठीक है। दो लेयर्स होते हैं, एक होता है एलुविएशन लेयर और एक होता है इल्यूविएशन लेयर। एलुविएशन का मतलब होता है बह करके एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? देखो, लीचिंग जोन होता है। लीचिंग जोन, दो चीजें होती है। लीचिंग का मतलब दो होता है। पहला, ये जैसे मान लो ये एक परत है, ठीक है, परत है। अब इस पर जब बारिश होगी, ऐसे मान लो बारिश हो रही है, तो बारिश होगी, यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रिएंट होंगे, मिनरल्स होंगे। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो ये बारिश क्या करे, इसको बहा करके दूर लेके चली जाए। दूसरा ये हो सकता है परकोलेशन, याद करो कि ये जो मिनरल्स है बहा करके इसको अंदर की तरफ ढकेल दे, लेयर के अंदर की तरफ ढकेल दे। तो इन दोनों प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? लीचिंग कह देते हैं, राइट। लीचिंग कह देते हैं। मतलब दोनों में क्या हो रहा है कि मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम एलुविएशन कह देते हैं, ठीक है। एलुविएशन कह देते हैं, मतलब एक जगह से भाग करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं। अब देखो, इसके कारण क्या होता है कि जो क्ले है, जो मिट्टी है, वहां पर जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या होते हैं? वहां से हट जाते हैं। मतलब ओवरऑल मिनरल्स वहां से डिस्प्लेस होते हैं, और इसकी कलर जो होती है वो क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है। अब तीसरा जो लेयर है, सब सॉइल लेयर, मतलब इसके नीचे जो मिनरल्स बह करके नीचे गए हैं वो वाला लेयर, तो उसको हम कहते हैं इल्यूविएशन लेयर। इल्यू मतलब
एक्यूमुलेशन, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या बाहर निकलना। इल्यूमिनेशन, आई है तो क्या हो जाता है, जैसे आपने इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स पढ़ा था ना, आई मतलब क्या होता है, आने वाला, तो यहाँ सारे इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्ले भी ज्यादा होता है, आयरन भी ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम भी ज्यादा होता है, जो जो मिनरल्स हैं वो सारे ठीक ठाक अमाउंट में यहाँ पाए जाते हैं, राइट। अब आगे आ जाए तो इसके नीचे होता है पेरेंट मटेरियल। ठीक है, पेरेंट मटेरियल वो मटेरियल है जिससे क्या हो रहे हैं कि आपके रॉक फॉर्मेशन में मदद मिल रही है। फिर उसके नीचे होता है बेड रॉक। ये पूरा का पूरा प्रोफाइल है, आप पिक्चर में देख सकते हो, पूरा का पूरा ये पिक्चर है। ठीक है, कई बार आपसे लेयर के, ये लेयर का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है सिंपली। ठीक है, कई बार आपसे ये टॉप सॉइल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारी बातें मैंने बता दी इतने डिटेल में, ताकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको दिक्कत ना हो। ह्यूमस के बारे में मैंने लिख दिया यहाँ कि डार्क कलर का होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन के बाद बनता है। किसके डिकम्पोजिशन के बाद, प्लांट और एनिमल्स का जो बचा हुआ पार्ट है मरने के बाद, वो जब डिकम्पोज होता है उसके बाद ह्यूमस बनता है, और वही ह्यूमस बाद में मिट्टी का निर्माण करता है। अब मिट्टी हमने बना लिया, अब मिट्टी को ना क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। अब मिट्टी को क्लासिफाई करने का तरीका है, देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले जो एंशिएंट पीरियड था, प्राचीन काल था, उसमें दो तरह की मिट्टी पाई जाती थी, या दो तरह का विभाजन था। पहला मिट्टी का नाम था उर्वर, दूसरे का नाम था ऊसर। उर्वर का मतलब ये था कि जो मिट्टी बंजर हो, बंजर हो उसको उर्वर कह देते हैं, और ऊसर का मतलब था कि सॉरी, उर्वर का मतलब था कि जो मिट्टी उपज उपजाऊ हो, जहां पर क्या हो सकता है, फसलें हो सकती हैं, उसको उर्वर नाम दिया। और जो मिट्टी स्टेराइल थी, एस है ना, ऊसर में एस है, एस फॉर स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब बंजर, तो बंजर वाली मिट्टी को ऊसर का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये पुराने जमाने की बात है। अब अगर हम बात करें मेडिवल टाइम में, 16वीं सेंचुरी के समय में क्या हुआ कि इन मिट्टी को ना अलग अलग आधार पर बांटा गया, जैसे बनावट के आधार पर, रंग के आधार पर, उनके स्लोपिंग के आधार पर, मॉइस्चर के आधार पर। तो जो मेन है वो समझो, जो टेक्सचर के आधार पर चार पांच कैटेगरीज है उनको समझ लो। टेक्सचर उनकी बनावट के आधार पर, सबसे पहला है सैंडी सॉइल। सैंडी यानी रेतीली मिट्टी, नाम से पता चल रहा है कि ऐसी मिट्टी जिसमें सैंडी के पार्टिकल्स है, रेत के कण होंगे। यानी रेत के कण कैसे होता है, बड़े होते हैं, सोचना रटना नहीं होता है, रेत के कण बड़े होते हैं। अब बड़े होते हैं तो तुम्हें बताओ, जहां रेत होता है वो सूखा होता है, क्यों, क्योंकि वो पानी होल्ड नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। इसमें पानी आएगा तो बह करके निकल जाएगा, क्योंकि ये पानी को होल्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए कहा जाता है यहाँ पर खेती वगैरह भी बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल से होती है। दूसरी जो मिट्टी की टाइप होती है वो होती है क्ले सॉइल। क्ले यानी चिकनी मिट्टी, ये बहुत फाइन पार्टिकल्स, बहुत बारीक कण होते हैं इसके, ठीक है, और ये पानी को बहुत ज्यादा रिटेन करते हैं, ठीक है, खींचते हैं। तो उसके कारण कई बार स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, तो भी मुश्किल करते हैं खेती वगैरह करने में, राइट। तीसरी जो टाइप होती है वो होती है सिल्टी मिट्टी, या फिर हिंदी में कह देते हैं इसको गादयुक्त मिट्टी। ठीक है, ये क्या होता है, मीडियम साइज का होता है, ना तो सैंडी सॉइल जितना होता है, ना तो क्ले सॉइल जितना होता है, दोनों के बीच का साइज होता है, और ये मॉइस्चर ठीक ठाक अमाउंट में रिटेन करता है। ठीक है, तीसरा और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोमी सॉइल या दोमट मिट्टी। क्या कहते हैं इसको, दोमट मिट्टी कह देते हैं, जो कि क्या है कि सैंड, सिल्ट, क्ले, तीनों आपने जो ऊपर देखा ना, उन तीनों का एक बैलेंस फॉर्मेशन है, और इन तीनों के बैलेंस के कारण क्या हो जाता है, ये आइडियल बन जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है किसके लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए सबसे बढ़िया कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी या लोम सॉइल कह देते हैं। अब कलर के आधार पर अलग अलग टाइप्स हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ठीक है, साइंटिस्ट ने 1956 में, जो मॉडर्न टाइम है, उस समय क्या हुआ कि सॉइल सर्वे करवाया। ठीक है, तो सबसे पहले वो प्रयास किया गया आजादी के बाद। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ये करवाया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो समझो। ये है आईसीएआर ने, आईसीआर एक संस्था है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, वो एक संस्था है जिसने सबसे पहले यूएसडीए की जो टेक्सोनॉमी है, यूएसडीए है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो एग्रीकल्चर विभाग, कृषि विभाग है, उन्होंने पूरी मिट्टी को 12 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में बांटा है, 12 हिस्सों में बांटा है। उनमें से भारत में देखा गया, क्या आईसीआर ने बोला कि उसमें से 8 तरह की मिट्टी भारत में पाई जाती है। ठीक है, जिनके नाम कुछ इस तरीके के हैं, इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, अल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, आर्डिसॉल्स, अल्टीसॉल्स, मॉलिसॉल्स एंड अदर्स। अब ऐसे नाम दे दे तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, जो कि एनसीईआरटी ने कर रखा है। तो मैंने क्या करा है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया है, ताकि तुम समझ पाओ। और इन सब का सीक्वेंस लगा दिया, जो जितने अमाउंट में पाया जाता है उस हिसाब से सीक्वेंस लगा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके अमाउंट्स दिए गए हैं। सबसे ज्यादा कौन होता है, इंसेप्टिसॉल। भारत में कौन सा टाइप, इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल क्या होता है, तो मॉडरेटली डेवलप्ड और यंग सॉइल होते हैं, नई मिट्टी होती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, जो इंडो गंगेटिक प्लेन हमने पढ़ा था ना,
इंडो गंगा का जो मैदानी भाग है, मैदानी क्षेत्र है, या हिमालय का जो नीचे वाला फुटहिल वाला हिस्सा है, या पूर्वी भारत है, इन हिस्सों में पाया जाता है और सबसे ज्यादा तकरीबन 39% अकेले इंसेप्टिसोल पाया जाता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स कितना पाया जाता है? 28% पाया जाता है। ठीक है, ये भी काफी यंग मिट्टी है और इसमें जो प्रोफाइल होता है बहुत कम विकास होता है। ये एलुवियल प्लेन जो आप देख रहे हो ना, इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला, इस रीजन में पाया जाता है और कुछ राजस्थान के हिस्सों में पाया जाता है। तीसरा जो है वो है एल्फीसॉल, 13% पाया जाता है। ये मॉडरेटली लीच होता है और डेक्कन प्लेटू और तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर आते हैं वर्टिसॉल्स, ये 8% पाया जाता है। देखो वर्टिसॉल इंपॉर्टेंट है, क्यों? वर्टिसॉल दूसरा नाम है किसका? ब्लैक सॉइल का। ब्लैक सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए कई बार अगर आपसे ब्लैक सॉइल ना दे करके अगर वर्टिसॉल दे दे तो वर्टिसॉल लगा देना आप। ठीक है, फिर आता है एरिडीसॉल। एरिड नाम में ही पता है, एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा वाला क्षेत्र, तो राजस्थान गुजरात में पाया जाता है। अल्टीसॉल, अल्टीसॉल का मतलब क्या होता है? अत्याधिक। अत्याधिक क्या होगा? लीच होगा, एसिडिक होगा, ये सब चीजें होंगी। ये कहां पाया जाता है? जहां पर हाई रेनफॉल वाला एरिया है वहां अल्टीसॉल्स पाए जाते हैं। मोलिसॉल्स, मोलिसॉल्स क्या होते हैं? डार्क ऑर्गेनिक रिच वाले होते हैं, लिमिटेड पाया जाता है, लिमिटेड हिमालयन वैलीज में पाया जाता है। कुछ अलग होते हैं जैसे हिस्टोसॉल्स और बाकी, वो भी थोड़े बहुत अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये है टोटल 8 तरह के कैटेगरी जो कि भारत में पाए जाते हैं यूएसडीए के हिसाब से, जो मिट्टी का क्लासिफिकेशन है। बट अभी हम देखें तो आईसीएआर ने ना भारत की जो मिट्टी है उसके रंग, उसके संरचना, उसके उत्पत्ति, उन सब के आधार पर ना मोटा मोटी 8 हिस्सों में बांटा है। उन 8 को हम डिटेल में अभी कवर करने वाले हैं। एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, पिटी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। इन 8 को हम डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है एलुवियल सॉइल, हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कहां पर है? तो सबसे पहले मैप में देखो, मैप में देखो ताकि तुम्हें याद रहे, ध्यान में रहे। कहाँ क्या? ये देखो मैप है आपका, ये है मैप। और ये जो नीले कलर का दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र देखो, ये पूरा नीला नीला दिख रहा होगा। ये पंजाब के नीचे से लेकर हरियाणा, दिल्ली, ये यूपी का क्षेत्र होते हुए, बिहार का क्षेत्र होते हुए, पूरा का पूरा ये नॉर्थ ईस्ट असम में आते हुए जो नीला नीला कलर आपको दिख रहा है, इधर देखो गुजरात कच्छ वाला एरिया भी है। तो ये पूरा का पूरा नीला क्षेत्र जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्या है? एलुवियल सॉइल है। क्या है? एलुवियल सॉइल है। ये भारत में तकरीबन 40%, यानी पूरे भारत में सबसे अधिक कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब इसकी खासियत हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देख लिया 40% के आसपास पाई जाती है, कई बार इससे ज्यादा भी अमाउंट में दिया जाता है, 40, 42 ऐसा लिखा हो तो 40 के आसपास मान लेना। ठीक है, मैक्सिमम है। कहाँ से है? राजस्थान, गुजरात से लेकर ईस्टर्न कोस्ट जो बन रहे हैं उन सब एरियाज में भी पाया जाता है। पेनिनसुलर रीजन में भी हमने देखा पाया जाता है नीचे में। अब इसके नेचर की बात करें तो डिपोजिशनल होता है। तुमने पता है ना, यहाँ से गंगा, ठीक है, गंगा नदी यहाँ से बह रही है, यमुना इधर से आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो ये सारी नदियां करके ये बहा करके ले आती हैं, उधर से मिट्टी लेकर के आती हैं। ठीक है, तो जगह जगह पर वो डिपोजिट करती हैं, इसीलिए डिपोजिशनल सॉइल है। ठीक है, जमा करती हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है? एलुवियल लेयर सबसे ज्यादा बनता है। मैंने बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा एलुवियल लैंड कहाँ पर है, एलुवियल एरिया कहाँ पर है? तो हमारे यहाँ है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एलुवियल क्षेत्र। अब आगे देखो, इसका जो मिट्टी का टाइप है जो अभी हमने देखा ना, सैंडी लोमी, तो वहां से लेकर के क्लेई टाइप का ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो पोटास ठीक ठाक अमाउंट में होता है, फॉस्फोरस नहीं के बराबर होता है, ध्यान रखना है, फॉस्फोरस नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल पुअर होता है इसमें। ठीक है, ये पूछा जाता है किसमें पुअर है, तो फॉस्फोरस में पुअर है। पोटास में ठीक ठाक है, नाइट्रोजन में ठीक ठाक है, बाकी फॉस्फोरस में कम है। अब इसके टाइप्स की बात कर लें तो वैसे तो हमने टाइप्स ऑलरेडी एलुवियम के डिटेल में करे हुए हैं, बट यहाँ देख लो खादर और भंगार। मैंने बोला था भंगार क्या होता है? भंगार में पुराने सामान बेचते हैं ना, तो पुरानी मिट्टी या पुराने एलुवियम का हम भंगार कह देते हैं। ये पुराना वाला होता है, बस इतना याद रखना है। खादर में क्या होता है? नए वाला होता है। ये क्या होता है? ज्यादा उपज वाला होता है, ये थोड़ा कम उपज वाला होता है। ठीक है, इन दोनों में कंकड़ पाया जाता है। कंकड़ क्या होता है? चूना पत्थर का एक टाइप होता है। ठीक है, उसको हम कंकड़ कह देते हैं। अब देखो और फीचर्स क्या क्या है। तो और फीचर्स या अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो जैसे जैसे आप लोअर और मिडिल गंगा की तरफ आओगे, ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ आओगे, इधर अंदर की तरफ, तो ज्यादा ज्यादा लोमी होते जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्लेई होते जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगी? फर्टिलिटी, यानी उसकी उपजता बढ़ते जाती है। वैसे ही जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आओगे ना, जैसे आप, ये है वेस्ट साइड, ये है ईस्ट साइड, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आओगे, ध्यान रखो कैसे पहचानने, याद रखोगे। तो वेस्ट में है क्या? राजस्थान, रेगिस्तान, तो इधर सैंड वाला एरिया ज्यादा है, रेतीला क्षेत्र ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप पूरब की तरफ आओगे तो ये रेत का अमाउंट इस मिट्टी में कम होने लगता है, तो उपज ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे बिहार वाला क्षेत्र, यूपी का क्षेत्र, ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, तो काफी ज्यादा, बंगाल का क्षेत्र,
यहाँ पर देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रंग की बात करें तो लाइट ग्रे मतलब हल्का, मतलब भूरा रंग या धूसर रंग कह दो, उससे लेकर के मतलब कैसे कहते हैं, राख कलर का होता है ये, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन और है कि मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला जमीन कौन है, एलुवियल सॉइल है। अब यहां से एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं, तो गेहूं, चावल, शुगर कैन, मेज, बार्ले, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ठीक है, पटसन, कपास, ये सब उगाए जाते हैं। कपास काफी कम होता है, कपास ब्लैक सॉइल में मेनली होता है। तो ये मोटा मोटी वो चीजें हैं जो आपके एलुवियल सॉइल के बारे में ध्यान में रखनी है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल पर। ब्लैक सॉइल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता नहीं कितनी बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्लैक सॉइल से क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो इसका नाम है रिगर सॉइल, ये भी पूछा गया है। रिगर सॉइल कौन सी मिट्टी का नाम है, तो ब्लैक सॉइल का नाम है। इसी को कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह देते हैं। अब देखो जरा पहले फोटो में देख लो ये आखिर कहाँ पाया जाता है। तो पिक्चर में देखो ब्लैक सॉइल कौन से कलर का है, ये है ऐसे ग्रीन से कलर का। अब ये ग्रीन कलर कहाँ है, ध्यान से देखो तो एमपी वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ये गुजरात का कुछ हिस्सा है, यहाँ भी ग्रीन कलर है, ये एमपी वाला है, ये तेलंगाना का कुछ हिस्सा है, ठीक है। और भी थोड़े बहुत एरिया में फैला, कर्नाटका के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये मेनली क्या है, ये क्या है, यहाँ से जब हम देख रहे थे ये विंध्य और सतपुड़ा वाला जो रीजन है, विंध्य और सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या है, बाउंड्री बनाता है। इसके नीचे क्या था, नीचे पूरा का पूरा क्या था, पेनिनसुलर प्लेटू था। उस पेनिनसुलर प्लेटू में ये वाला जो वी वाला एरिया था, ट्रायंगुलर शेप वाला, ये क्या था, डेक्कन प्लेटू था। तो डेक्कन प्लेटू के मेनली क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है, आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब डेक्कन प्लेटू में कहाँ कहाँ पर, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस हिस्से में पाया जाता है। यहीं पर गोदावरी और कृष्णा का बेसिन बनता है, उस हिस्से में पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें या भौतिक गुण की बात कर लें तो ये चिकनी, गहरी और अपारगम्य, यानी इसमें इम्परमिएबल होता है, इससे कोई चीज पार नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तो हम उसको इम्परमिएबल कह देते हैं। अब होता क्या है, जब ये वेट होता है ना, यानी गीला होता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। गीला होने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जब ये ड्राई होता है ना, तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इस बड़ा होने सिकुड़ने के कारण क्या हो जाता है, ड्राई सीजन में जब धूप पड़ती है ना, तो ये फटने लगता है, ये जमीन कैसा हो जाता है, फट जाता है। आप पिक्चर में देख लो, ये है आपका एलुवियल सॉइल जो अभी आपने देखा, और ये आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल। तो ये होता क्या है ना, जब ये ड्राई पड़ता है तो ड्राई पड़ने के कारण ये क्या हो जाता है, फटने लगता है, आपने देखा होगा फटने लगता है। तो उसको हम नाम देते हैं सेल्फ प्लगिंग, यानी खुद ही अपनी ये जुताई कर सकता है, ठीक है। जैसे आप खेतों में क्या करते हैं, ये जुताई करते हैं, ऐसे ऐसे लाइनें खींची जाती है, उसमें बीज वगैरह डाले जाते हैं, तो कहते हैं कि ये खुद ही अपना कर लेता है, ठीक है। अब इसके कारण इसमें फायदा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में मॉइस्चर को लंबे पीरियड के लिए रिटेन कर सकता है। ये पूछा गया स्टेटमेंट, लंबे पीरियड के लिए रिटेन कर सकता है ये वाटर को, मॉइस्चर को। इसीलिए खेती के लिए कॉटन को चाहिए लंबे समय के लिए पानी, उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब क्या क्या चीजें इसमें ज्यादा पाई जाती हैं, तो याद रखने का तरीका है लिम्पा। क्या है, लिम्पा, लिम्पा। एल से लाइम, आई से आयरन, एम से मैग्नीशियम, पी से पोटास और ए से एल्यूमिना। तो ये 5 चीजें हैं, ये इसमें ठीक ठाक अमाउंट में पाई जाती है। कम क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो एनओपी, एनओपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर। देखो इसमें भी फास्फोरस कम था, इसमें भी फास्फोरस कम था, इन दोनों में फास्फोरस कम है। पूछा गया है कि ब्लैक सॉइल में कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो डेफिशिएंट है, तो फास्फोरस इज डेफिशिएंट, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइप्स पे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम किस पर, पहले ये देख लो, इसी ब्लैक सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉटन। कॉटन की खेती, कपास सबसे ज्यादा उगाई जाती है, फिर गन्ना भी उगाया जाता है, गेहूं भी उगाया जाता है, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तंबाकू, ये सब चीजें उगाई जाती है। पर मेनली क्या है, कॉटन, याद रखना। रेड एंड येलो सॉइल की बात करें या लाल और पीली मृदा की बात कर लें, तो इसका फॉर्मेशन, इसकी जो निर्माण की बात करें, तो ये जो हमने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स देखे थे ना, उनमें बनता है ये, उनके वजह से ये बनता है, ठीक है। और कहाँ बनता है सर, तो जो कम रेनफॉल वाला एरिया है, जहां पर कम बारिश हो रही है, वहां पर ये बनता है। जैसे ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, ठीक है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू। यहाँ देख लो, ये आपका रेड सॉइल, ध्यान से देखो, पिंक कलर वाला। तो ये है आपका ईस्टर्न वाला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये देख रहे हो थोड़ा थोड़ा पिंक कलर का जो है, हल्का सा तेलंगाना और इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ये वाले क्षेत्र में आपको आपका क्या देखने को मिलेगा, रेड और येलो मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक। यहाँ पर देखो ये वेस्टर्न घाट है, जिधर कम बारिश हो रहा है, उधर साइड में क्या हो गया, रेड एंड येलो मिट्टी देखने को मिलेगी, राइट। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया, कहाँ गया,
कहाँ गया रेड एंड येलो, ये रहा, ठीक है। तो सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, ये सारी चीजें। रेड कलर आखिर दिखता क्यों है, तो आयरन के कारण रेड कलर दिखता है, ये पूछा गया तो ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब ये आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में है, मैंने आपको बताया था बाबू कि कैल्शियम सल्फेट हाफ हेमी हाइड्रेट, याद करो जिप्सम का फॉर्मूला, याद करो पीओपी का फॉर्मूला, ये सब मैंने आपको बताया हुआ था कि मान लो कोई फॉर्मूला है और उसमें क्या है, मॉइस्चर हो, मॉइस्चर क्या क्या होता है, पानी होता है। अब इस फॉर्मूला में या इस केमिकल के साथ वाटर जुड़ा हुआ है तो हम इसको हाइड्रेटेड फॉर्म कह देते हैं। तो अगर आयरन इसमें है मिट्टी में और हाइड्रेटेड फॉर्म में है, पानी वाले फॉर्म में है, पानी के साथ जुड़ा हुआ है, तब उसका रंग पीले कलर का दिखाई देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आते हैं इसके टेक्सचर पर, बनावट पर। तो सैंडी, रेतीला या फिर चिकनी मिट्टी जैसा ये देखने को मिलता है। अब अगर इस मिट्टी के कण फाइन है, बारीक है, तो उपजाऊ होगा, ठीक ठाक उपजाऊ होगा। लेकिन थोड़े दानेदार हैं, जैसे आपके रेत वगैरह के होते हैं, तो कम उपजाऊ होता है, ये ध्यान में रखना है। न्यूट्रिएंट स्टेटस की बात कर लें तो ये भी नाइट्रोजन में पुअर होता है, फास्फोरस में पुअर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फास्फोरस में कैसा होता है, पुअर होता है। और ह्यूमस में डेफिशिएंट होता है, कम होता है। इसके बाद देखो कौन कौन सी खेती यहाँ होती है, तो मिलेट्स, मिलेट्स में ये जिसको हम श्री अन्न कह देते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब चीजों की खेती यहाँ ठीक ठाक होती है। उसके अलावा दलहन की खेती, दलहन यानी पल्सेस, ठीक है, मूंगफली, ऑयल सीड्स जो तिलहन वाले सरसों हो गए, ठीक है, आपके तिल हो गए, ठीक है, आपकी तीसी हो गई, तो ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे खेती अच्छी होती है। कई बार राइस यानी चावल और गेहूं की भी खेती देखने को मिलती है, अगर प्रॉपर सिंचाई का व्यवस्था है, खाद्य खाद्य वगैरह की व्यवस्था है तो। तीन हो गए। चौथा टाइप होता है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल से क्वेश्चन सबसे पहले यहीं से पूछा गया है। लेटराइट्स जो नाम है ना इसका, वो लेटर शब्द से पढ़ा है। लेटर शब्द का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक यानी ईंट, ईंट देखते हो ना, इस मिट्टी का इस्तेमाल हम ईंट बनाने में या कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ये पूछा गया है। वो कौन सा मिट्टी होता है, वो लेटराइट सॉइल या लेटराइट मृदा इसको कह देते हैं। इसकी अगर बनावट की बात कर दे तो ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल दोनों हाई हो तो वहां पर बनेगा। अब तुम्हारे ध्यान में ये आना चाहिए कि कहां पर हाई रेनफॉल होगा, कहां हाई टेम्परेचर होगा, ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, रटने की जरूरत है नहीं। अगर नहीं है तो अभी जाकर पढ़ो, जो मैंने आपको पढ़ाया पिछली क्लासेस में। इसमें क्या होता है, इंटेंस लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब क्या हो गया, लीचिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि या तो पानी बह करके वो न्यूट्रिएंट्स उसको ले जाए दूर, या तो उसको अंदर में ले जाए, दैट इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को ठीक ठाक अमाउंट में देखने को मिलता है। और लाइम और सिलिका को क्या कर देता है, दोनों को बहा करके दूर लेकर के चला जाता है। इसमें मेनली क्या क्या होते हैं, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पाए जाते हैं, बाकी ये लाइम और सिलिका को बहा ले जाता है पानी। और क्या होता है सर, तो ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट यहाँ भी, और कैल्शियम, ये सारे के सारे कम होते हैं, सारे के सारे कम होते हैं। मेन क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, पोटास यहाँ पर ठीक ठाक अमाउंट में होता है। अब आगे आ जाए तो ये जनरली क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, इसमें किसी तरह की खेती बाड़ी देखने को मिलती नहीं है, पर खेती होती है, मैं दिखाऊंगा कैसे। लिखा है ना कि इनफर्टाइल होता है विदाउट मेनियर्स, विदाउट फर्टिलाइजर्स, यानी बिना उर्वरक बिना खाद के खेती करना बहुत कठिन है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए खाद्य वगैरह डालना पड़ता है। ह्यूमस कंटेंट बहुत आसानी से यहाँ खत्म हो जाता है, तो उसके कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो पहले मैप में हम देख लेते हैं लेटराइट कहाँ पर होता है, देख लो। ये है आपका लेटराइट, थोड़ा सा कम पिंक कलर का, कम पिंक कलर, जैसे यहाँ पर देख लो, इनमें देख लो, ये देख रहे हो हल्का सा पिंक जो कलर है, इसमें देख लो हल्का हल्का सा जो पिंक कलर है, तमिलनाडु में भी थोड़ा सा है, ये केरला वाले क्षेत्र में भी है, ठीक है। तो जो कम पिंक वाला आपको दिख रहा होगा, ये सारा का सारा क्या है, आपके लेटराइट सॉइल्स हैं। ये पिक्चर में देख लो, ये है आपका लेटराइट सॉइल, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है लेटराइट सॉइल, ठीक है। सो हाँ, ये रहा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में, और उड़ीसा वगैरह के क्षेत्रों में, खास करके जो हायर एरियाज है ना, ऊंचे क्षेत्र है पेनिनसुलर प्लेटो वगैरह के, वहां पर देखने को ये मिलता है। अब इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है सर, अगर उगाई जाती है तो चाय, कॉफी, काजू, रबर, कोकोनट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये लाइन है कि रेड लेटराइट सॉइल में जो लाल लाल कलर की लेटराइट मिट्टी होती है, कहां पर होती है सर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में, वहां पर काजू की खेती करी जाती है। काजू खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेड लेटराइट सॉइल, एग्जाम में आ सकता है और पूछा गया भी है, तो स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है। स्पेशल फीचर मैंने बता दिया कि इसका इस्तेमाल ब्रिक्स यानी ईंट वगैरह को बनाने में, कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब पांचवा जो टाइप है वो है एरिड सॉइल। एरिड का मतलब तुम्हें पता है, मरुस्थल,
तो मरुस्थल में जो मिट्टी पाई जाती है उसको मरुस्थलीय मृदा कह देते हैं। अब कहाँ है मरुस्थल जरा बताना? तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। जो ये हमारा मैप है, हमारा जो मैप है, कहाँ गया भाई? अरे बाबू भैया ऐसे मत करो। ठीक है, ये जो हमारा मैप है, ठीक है, ये जो हमारा मैप है, हंसना मत। ये जो हमारा मैप है, ये हमारा राजस्थान। यहाँ पर क्या है? अरावली। अरावली के राइट साइड में क्या हो जाता है? ठीक ठाक बारिश है। लेकिन इधर लेफ्ट साइड में यानी पश्चिम साइड में क्या है? सूखा पड़ा हुआ है। तो एरिड मिट्टी इसके इस साइड में देखने को मिलती है। ये तो दिमाग में ठनकना चाहिए, तुम्हारे आना चाहिए भाई। देखो मैप में भी देखो, यहाँ देखो, ये देख रहे हो पीले कलर का जो दिख रहा है भारी मात्रा में, यहाँ क्या है? अरावली है। तभी तो इधर बारिश इधर पैरेलल निकल जा रही थी, याद आ रहा है? ध्यान से देखो, इधर साइड बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, लेकिन उसके वेस्ट साइड में बारिश नहीं होती, इसके कारण रेगिस्तान है यहाँ पर। अब अब आगे देख लेते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। देखो, एरिड सॉइल की बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में देख लिया हमने, और जहां भी एरिड टोपोग्राफी है, जहां पर भी मरुस्थलीय स्थलाकृति पाई जाती है, वहां पर इसका कलर जो होता है लाल से लेकर के ब्राउन कलर का होता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये है एरिड सॉइल, ये है एरिड सॉइल। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर नेचर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? सैंडी होता है। सैंडी यानी बालुई होता है, रेतीली होती है। ठीक है, और सलाइन होता है यानी लवणीय होता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके कारण क्या हो जाता है ना, सॉल्ट कंटेंट जो है काफी हाई होता है, लवण का जो मात्रा है काफी हाई होता है। तो उपज करना यहाँ पर किसी चीज को उपजाऊ बनाना बहुत मुश्किल है, किसी चीज की कृषि करना, खेती करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट काफी लो होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है सर? तो नाइट्रोजन काफी कम है, फॉस्फेट ठीक अमाउंट में है। लोअर होराइजन में नीचे की तरफ जब आप जाओगे ना, तो वहां क्या होता है? कंकड़ देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके कारण कैल्शियम कंटेंट को बढ़ा देता है। अब एग्रीकल्चर कंडीशन की बात करें तो बहुत कम उपजाऊ जमीन होता है। पता ही है राजस्थान में कितनी खेती होती है, जो पश्चिमी क्षेत्र है उस उधर। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या खेती होती है जरा ये भी बता दीजिए सर, अगर कर रहे हैं तो बाजरा, ज्वार, जौ, ग्राम, ग्वार, ठीक है, और कई बार गेहूं और कपास की भी। अगर पानी की मात्रा या सिंचाई ठीक ठाक मात्रा में हो जाए तो खेती हो सकती है। दूसरा एक तरीका है कि जो फसल कम पानी में उग सकते हैं वो सारे फसल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो अभी आपने उदाहरण में देखा। अब आते हैं छठे नंबर पे। तो छठा नंबर है वो है सेलाइन सॉइल, हिंदी में कहते हैं लवणीय मृदा या फिर ऊसर मृदा। ठीक है, ऊसर का मतलब एस है इसमें, एस का मतलब स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब मरुस्थल या फिर जहां पर कोई भी फसल नहीं होती है उसको हम ऊसर कह देते हैं पुराने हिसाब से। ठीक है, अब सेलाइन सॉइल वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो जाता है? वेजिटेशन जो है वो काफी कम हो जाता है, कृषि जो होती है और वनस्पति जो होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। मिट्टी जो होता है कैसा होता है? रेतीला होता है या लोमी होता है, दोनों ही ठीक नहीं है। अब यहाँ नाइट्रोजन भी कम है, कैल्शियम भी कम है। ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान या उसके बाद देखा गया कि जो एलुवियल सॉइल पहले था, चूंकि यहाँ पर खाद्य का इस्तेमाल ठीक ठाक अमाउंट में किया गया, वो बाद में क्या हो गया? सलाइन बन गया। क्यों? क्योंकि खाद्य में हम ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, एनपीके वाला फॉर्मूला होता है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम आपका, तो वो सारी चीजें, तो उसके कारण क्या हो गया? बहुत ज्यादा सलाइन हो गया, मिट्टी वहां की लवणीय हो गई और फिर दिक्कत करनी शुरू हो गई। अब ये कहाँ पाया जाता है सर? तो ये पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र में, ईस्टर्न कोस्ट साइड में, सुंदरबन साइड में, रण ऑफ कच्छ वाले साइड में, इधर साइड में मोटा मोटी ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है सर? तो इसमें जिप्सम मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं सर? जिप्सम मिला देते हैं, ताकि जो सलाइन है उसको ठीक किया जा सके। खास करके पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जिप्सम मिलाने की सलाह दी जाती है। अब ये चूंकि क्या कहते हैं कि क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए काफी अनसुटेबल है, बट बाद में ट्रीटमेंट के बाद इसमें गेहूं और चावल वगैरह की खेती देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जनरली ऐसा होता है। ये है आपका सलाइन सॉइल। क्या है ये? सलाइन सॉइल। ठीक है, ये है आपका सलाइन सॉइल। आपने देखा होगा जनरली आपके खेतों में भी होता है, जो पंजाब हरियाणा के नहीं है वहां पर भी देखने को मिलता है। कई बार खाली छोड़ दो खेत, बारिश वगैरह हो जाना तो वहां पर ऐसे सफेद 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 सा हो जाता है, तो पूरा ऐसा लगता है नमक फैला हुआ है। ठीक है, तो वो वैसा होता है। ये हो गया सलाइन। अब हम आ जाते हैं सातवें नंबर पर, जिसका नाम है पिटी सॉइल या पिट मृदा कह देते हैं हम इसको। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है सर? तो जहां पर हेवी रेनफॉल हो रहा है या हाई ह्यूमिडिटी है, ठीक है, मतलब खूब बढ़िया बारिश हो रही है या खूब बढ़िया क्या है, वहां की आर्द्रता है, तो वहां पर पिटी सॉइल देखने को मिलता है। अब ये जो है वेजिटेशन के लिए, वनस्पतियों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पर
लार्ज क्वांटिटी में, बहुत हाई अमाउंट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो देखने को मिलते हैं, वो जमा होते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है 40 से 50% यहाँ पर पाया जाता है। हाई ह्यूमस होता है, हाई ह्यूमस होगा तो कलर उसका डार्क होगा और सूटेबल हो जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन अच्छा होगा, हेवी ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, जो बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, वेस्ट बंगाल के, उड़ीसा के, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी देखने को ये मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी फसल, तो धान, पटसन, ये सारी, मतलब जो यहाँ बारिश ज्यादा हो रही है तो वैसी खेती होगी जो पानी बहुत ज्यादा ले सकती है। तो वाटर लविंग क्रॉप्स, जो भी क्रॉप है, जैसे धान की खेती आपने देखी होगी, बारिश में पानी में पूरा भरा हुआ होता है और फिर वो उगता है। तो जहां पर पानी, जिस फसल को पानी बहुत ज्यादा चाहिए, वो सारे फसल यहाँ होते हैं, ठीक है। पीटी सॉइल हमने देख लिया। अब आ जाते हैं फॉरेस्ट सॉइल पर। फॉरेस्ट सॉइल की बात कर ले तो वन मृदा, पहले पीटी सॉइल का पिक्चर देख लो आप। ये है पीटी सॉइल, इस भाई साहब ने जो उठाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड पीटी सॉइल, ठीक है। अब ये है कौन सा, फॉरेस्ट सॉइल, जो जंगल में मिट्टी पाई जाती है उसको हम कह रहे हैं फॉरेस्ट सॉइल। अब क्या क्या गुण है सर फॉरेस्ट सॉइल के, जरा देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट सॉइल में क्या होता है कि सफिशिएंट रेनफॉल होता है, पहली बात तो कि ठीक ठाक अमाउंट में क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है वहां पर। दूसरा ये है कि फॉरेस्ट वेजिटेशन, जो जंगली वनस्पति है, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव में इसका विकास हो रहा है, ठीक है। और ये जो सॉइल है, हाइट के हिसाब से, तुम्हें पता है कि फॉरेस्ट में अलग अलग हाइट है, अलग अलग जगह है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के बनावट हैं, तो उन सब पर यह निर्भर करता है, ठीक है। और क्या होता है, इसके टेक्सचर या स्ट्रक्चर की बात कर लें तो लोमी होता है, लोमी या दोमट या गादी युक्त होता है, कहाँ, वैली साइड में। लेकिन अपर स्लोप पर, ऊंचाई पर जाओगे तो दानेदार होता है, कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है। केमिकल्स की बात कर लें तो स्नो बाउंड हिमालयन एरिया में सॉइल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है, हिमालय वाले क्षेत्र में। और जब हायर एल्टीट्यूड पर जाओगे, अधिक वाले ऊंचाई पर जाओगे, तो ह्यूमस का कंटेंट क्या हो जाता है, घट जाता है। लोअर साइड में जाओगे, वैलीज वाले एरिया में, घाटियों में जाओगे तो फर्टाइल हो जाता है, उपज हो जाती है, ठीक है, ह्यूमस कंटेंट हाई हो जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की बात करें तो हिमालय वाले क्षेत्र में और जो भी माउंटेनियस क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। कई बार इसको माउंटेनियस फॉरेस्ट के नाम से भी हम डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ये माउंटेनियस क्षेत्र में काफी ज्यादा ठीक ठाक अमाउंट में पाई। क्रॉप्स की बात कर लें तो टी, कॉफी, स्पाइसेस, मसाले सारे आपके, उस ट्रॉपिकल फ्रूट्स, मक्का, जौ, ठीक है, और गेहूं, नीचे के घाटियों में गेहूं वगैरह, ये सारे फसलें उगाई जाती हैं। इतनी बातें हो गई। ये सारे मिट्टी के टाइप जो इंपॉर्टेंट है, जो भारत में पाए जाते हैं, वो आपको बता दिए गए। अब इनके ना, एक बार ये देख लो, ये सारे चार्ट मैंने लगा दिए हैं। जब आपका लास्ट मोमेंट है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। एट द लास्ट मोमेंट आपको क्या करना है, ये चार्ट देख करके जाना है। जैसे एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी पूछा जाता है, किस किस में रीच है, किस किस में कमजोर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मेजर लोकेशंस कहाँ कहाँ है तो देख लो, ये लिख दिया मैंने। और कौन कौन से क्रॉप पाए जाते हैं वो लिख दिया मैंने। तो ये सारे मैंने आठों के वैरायटीज लिख दिया और इन सब के बारे में लिख दिया, तो आप एक बार देख करके जाना, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम किस पर, दो तीन शब्दावली समझ लेते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन या मृदा अवनयन क्या होता है, समझो। डिग्रेडेशन का मतलब होता है खराब करना, उसको बर्बाद करना। डिग्रेड करने का मतलब होता है, तो क्या बर्बाद कर सकते हैं, तो मिट्टी से उसकी उपजाऊ शक्ति को बर्बाद कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो उपजाऊ शक्ति को कम कर देना क्या कहलाता है, डिग्रेडेशन कहलाता है। आप कैसे कर सकते हैं, उसके डेप्थ को बढ़ा दो, डेप्थ को घटा दो, तो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट, उसका मिनरल कंटेंट, ये सब घट जाएगा। तो उससे क्या हो गया, आपका सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है। ये सारी बातें, जैसे भारत में आधा से ज्यादा जो जमीन है वो सब इससे ग्रसित है। कारण क्या क्या होते हैं, तो सॉइल का इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मृदा का अपरदन, मतलब एक जगह से मिट्टी कट करके बारिश से दूसरी जगह चली जा रही है। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। ओवर ग्रेजिंग यानी खूब ज्यादा चराई हो रही है वहां पर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अभी हम देखेंगे क्या होता है। ओवर इरिगेशन यानी खूब ज्यादा सिंचाई करी जा रही है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यानी खूब ज्यादा केमिकल्स यूज करे जा रहे हैं खाद में। तो ये सारी चीजें करी जाती हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, सॉल्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, या मृदा का क्या हो रहा है, तो अवनयन हो रहा है। अब सोयल इरोजन पे आ जाते हैं। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब है डिस्ट्रक्शन या रिमूवल ऑफ सॉइल कवर। तो जो आपकी ये मिट्टी है, उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसका डिस्ट्रक्शन, उसको बर्बाद करना, या उसको एक जगह से दूसरी जगह हटा देना, ठीक है। इसको हटा देना, रिमूव कर देना, ये कहलाता है सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, कौन कौन कर सकता है,
तो विंड कर सकता है यानी पवने कर सकते हैं, या फिर जल कर सकता है, हवा पानी दोनों कर सकते हैं। अब पानी से अगर होगा तो दो तरह का होता है, एक होता है शीट इरोजन, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, और दूसरा होता है गली इरोजन। शीट इरोजन का मतलब नाम से पता चल रहा है कि परत ही अपर्द कर दे वो, ठीक है, परत का क्या करते हैं, अपर्दन करते हैं, जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसको वो क्या करते हैं, बहा करके ले जाए। गली इरोजन का मतलब है उसको गहराई से काटे, ठीक है, गहराई से काटे और फिर वो बहा ले जाए। दोनों केस में क्या होता है, मिट्टी खराब होती है, ठीक है, मिट्टी क्या हो जाती है, खराब होती है। गली इरोजन में कुछ बातें याद रखने जैसे कि एक तो ये जहां पर पाया जाता है गली इरोजन वाला एरिया, तो वो बेडलैंड टोपोग्राफी या बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। कौन है बीहड़ क्षेत्र, खूब बार पढ़ा है हमने, तो चंबल का बेसिन या चंबल का व्यापक एरिया जो है वो कहलाता है। हर साल भारत 8,000 हेक्टेयर जो है इसके कारण हम लॉस कर रहे हैं जमीनों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोजन का इफेक्ट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो आप इसको छोड़ सकते हो। अब हम आ जाए कहां पर, इधर सॉइल कंजर्वेशन। तो मिट्टी हमने देख ली कैसे खराब हो रहा है, अब उसको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए जो विधि है, जो मेथड है, उसको हम सॉइल कंजर्वेशन मेथड कह देते हैं, ठीक है। टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी यानी उसके उपज को बचाने के लिए, इरोजन से बचाने के लिए जो विधि है उसको हम सॉइल कंजर्वेशन मेथड कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या विधियां हैं, तो आप देख लो कि फार्मिंग, स्लोप पर जो फार्मिंग होती है, जैसे ये ढलान है उस पर फार्मिंग ना करके कहीं और फार्मिंग, जैसे टेरिस फार्मिंग, अभी हम देखेंगे क्या होता है। काउंटर बंडिंग मतलब बांध बना देना, जैसे आपने देखा होगा ना खेतों के किनारे किनारे बांध बने होते हैं। अब ये मत कहना है कि भाई वो चाचा से हिस्सा लगा है इसलिए हम बने बांध बनवाए, नहीं। एक कारण ये भी होता था कि इस खेत में की उपज है, बारिश होगी तो ये बह करके दूसरे तरफ चला जाएगा, तो ये जो मिनरल्स है यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इसलिए बांध बना दिया जाता था ताकि ये खेत में ही रहे, और जब ये जुताई हो या फिर इसकी मिट्टी इधर उधर करी जाए तो ये खेत में ही एक जगह से दूसरी जगह करी जा सके। टेरेसिंग हम देखेंगे, सीढ़ीकरण कैसे किया जाता है। फॉरेस्ट्री, रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री यानी नियंत्रित तरीके से वानिकी करी जाए। ग्रेजिंग जो चराई है उसको कंट्रोल किया जाए। क्रॉपिंग जो है फसल, उसको ठीक किया जाए। मिक्स फार्मिंग किया जाए, हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल चक्र की एक बार आपने गेहूं बोया फिर चावल बोना है फिर क्या बोना है, वो पूरे की पूरी इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो है, वो भी हम देखेंगे। एरिड एरियाज में जो शुष्क एरिया है, सूखे क्षेत्र हैं, वहां पर क्या होता है कि उनको बचाने के लिए, ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है, सैंड ड्यून्स बनते हैं, तुमने देखा होगा। तो वहां पर बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं। जैसे काजरी जो है ना, काजरी में हम देखेंगे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि सैंड ड्यून जो बन रहे हैं राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, वो दूसरी जगह पर ना फैलेंगे तो क्या हो जाएगा, उपज कम हो जाएगी, सारे जगह पर क्या हो जाएंगे, रेतीले जमीन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड ने भी इस पर काम किया। पहले काजरी के बारे में जान लो, तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है, तुम काजरी के बारे में पढ़ लेते हैं। काजरी का पहला तो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब बना था, 1959 में। कहाँ इसका मुख्यालय है, कहाँ पर ये है, तो जोधपुर राजस्थान में। किसके अंतर्गत काम करता है, तो आईसीएआर। आईसीएआर कौन है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मेन काम यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए, कहाँ के सतत विकास, जो एरिड यानी शुष्क एरिया है या फिर अर्ध शुष्क एरिया है, उन क्षेत्रों में काम करने के लिए। डेजर्टिफिकेशन, जो आपका मरुस्थलीकरण हो रहा है यानी रेगिस्तान बन रहे हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए। लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, अभी आपने देखा जमीनें जो खराब हो रही हैं, जिसकी उपज कम हो रही है, उनको ठीक करने के लिए। सैंड ड्यून्स का प्रभाव ज्यादा ना फैले उसको रोकने के लिए, ठीक है। और शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं, यानी पेड़ों की एक पूरी पूरी लेयर बनाई जाती है, पंक्ति बनाई जाती है, ताकि उससे बचाया जा सके। तो ये सब काजरी के काम। अब यहां तक था आपका सॉयल और उससे जुड़ी हुई चीजें। अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर यानी हिंदी में होता है कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है समझना, तो जो क्रॉप्स हैं, जो फसल हैं, उनको तैयार करना, ठीक है, उनको तैयार करना, या एनिमल्स हैं, कई बार इसको हम मिस कर देते हैं, उनको तैयार करना, पशुपालन करना, ताकि उससे हम खाना, उससे हम फाइबर, ठीक है, यानी भोजन, रेशम और अदर प्रोडक्ट्स ले सके। इन पूरे प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर या कृषि की विधि कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है, ये किस तरीके की एक्टिविटी है, तो प्राइमरी एक्टिविटी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज हम देखेंगे। ये प्राइमरी एक्टिविटी है कौन, एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसको हम बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, क्यों, क्योंकि मोर देन 50%, कई जगह 46% लिखा है, कई जगह 60% लिखा है, बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। अभी अराउंड 46% के आसपास पॉपुलेशन है जो कि ऑलरेडी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। तो हमारे देश को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं, इसलिए हमारे देश की इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है।
भारत में कृषि के कई सारे प्रकार हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग से ही क्वेश्चन पूछे गए। सबसिस्टेंस फार्मिंग पहले समझो। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी खेती जो किसान अपने लिए कर रहा है, अपने भोग के लिए कर रहा है, उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। जो कि मान लो किसी के पास बहुत कम जमीन है, 1 एकड़ ही है या फिर एकदम कम है, कुछ हेक्टेयर जमीन है, तो उस पर अपने खाने लायक अनाज उगा रहा है, वो बेचने के लिए नहीं है, तो उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कह देते हैं या निर्वाह कृषि कह देते हैं। ठीक है। अब प्रीमिटिव लग गया इसमें। प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराना। तो पुराना सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता था? तो उस समय भी यही होता था कि स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड यानी छोटी जमीन पर खेती करी जाती थी। अब उसमें पुराने हथियार, जैसे आपने देखा होगा खुरपी, दांव, ठीक है, और छोटी छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए। तो इन सब का यानी पुराने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या आदिम निर्वाह कृषि कह देते हैं। ये मानसून और उर्वरता पर निर्भर करता है, ये चीजें ध्यान में रखनी। अब ये जो बन रहा है, इसका जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए अगर कर रहा है, बेचने के लिए नहीं बच रहा, ये पूछा गया है भाई, स्टार मार्क कर लो, तो हम उसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या सबसिस्टेंस फार्मिंग सिंपली कह देते हैं। दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत बार पूछा गया। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग शब्द में ही है झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्ट मतलब क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसी को तो शिफ्ट कह देते हैं। इसमें क्या होता है? इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न मेथड। ये पूछा गया है, स्लैश एंड बर्न मेथड या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश का मतलब क्या होता है? साफ करना, और बर्न का मतलब जलाना, काटना और जलाना। ठीक है। स्लैश का मतलब काटना और बर्न का मतलब जलाना। तो होता क्या है, पिक्चर में देखो यहाँ पर, कि कुछ जगह कुछ किसान या कई जगह कुछ ट्राइबल्स ग्रुप्स ऐसे हैं, जैसे कई बार क्या कर देते हैं कि कहीं पर जैसे मान लो एक बन है, ठीक है, खूब जगह ज्यादा क्या हो, बन है, तो वहां जाते हैं, उसको काटते फाटते हैं, साफ सफाई करते हैं, और वहां पर इसको देख रहे हो आप, खेती के लायक बनाते हैं। फिर वहां खेती करते हैं, खेती करने के बाद कुछ साल तक खेती करते हैं, वहां से अनाज लेते हैं, जो भी उनको चाहिए वो लेते हैं। उसके बाद काट फाट कर क्या कर देते हैं, उस एरिया को पूरे जला देते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद, जलाने के बाद कुछ साल तक उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर कुछ साल के बाद जब रिटर्न होंगे तो देखेंगे वहां पर कई सारी चीजें उपज हो रही हैं। उपज होने के बाद क्या हो रहा है, फिर वापस ये पूरा पूरा सर्कल चल रहा है। इसी को हम क्या कह देते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह देते हैं। करने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं वो, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न या पूर्वोत्तर भारत में इसको झूम कल्टीवेशन, एमपी वाले क्षेत्र में बेवर, आंध्र प्रदेश में पोदू, ये पूछा गया ये नाम, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पेंदा, और वेस्टर्न घाट में कुमारी, ठीक है, ये सब इसके अलग अलग नाम है। ठीक है। जैसे झूम कल्टीवेशन, तो झूम कल्टीवेशन इसी का एक नाम है, जो कहाँ मनाया जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट साइड में मनाया जाता है। सेम सेम मेथड है, 2-3 साल तक क्रॉपिंग करिए, फिर इसको खाली छोड़ दिया जला करके, ताकि फिर जब वापस आएंगे तो खेती के लायक बन जाए। वैसे इसका नाम असम में क्या हो गया? झूम। पोदू कहाँ? आंध्र प्रदेश में। बेवर कहाँ? एमपी में। याद रखना है। अब एक होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस का मतलब ही क्या है? कि कम जमीन होगी सबसे पहली बात, और खुद के लिए होगा। अब इंटेंसिव लगा है, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। गहन मतलब कि अगर मान लो ऐसी जगह है जहां पर खूब ज्यादा पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड है, खूब ज्यादा जनसंख्या है, घनी आबादी, और वहां पर कम जमीन में कोई आदमी खेती कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है। अब इसके लिए हाई लेबर इनपुट चाहिए। जैसे मान लो कि खेती करना है, अब 1 एकड़ करो तो थोड़ा लोगों की जरूरत, रेशियो के हिसाब से देखें तो मान लो यहाँ 10 लोग चाहिए। अब 10 एकड़ करनी है, वहां पर 20 लोग ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रेशियो देखो तो 10 लोग हो गए पर हेक्टेयर, पर एकड़। यहाँ पर मान लो 20 लोग काम कर रहे हैं 10 एकड़ में, ठीक है, तो ये हो गया 2 ही लोग चाहिए 1 एकड़ के हिसाब से, जबकि यहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ ठीक ठाक लोगों की जरूरत पड़ती है। हाई लेवल इनपुट चाहिए, ठीक है, और इरिगेशन अच्छा चाहिए, फर्टिलाइजेशन अच्छा चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरा ये है कि जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर ये चावल की खेती या धान की खेती करी जाती है, और जहां पर बारिश कम होती है वहां पर किसकी खेती करी जाती है? तो गेहूं की खेती करी जाती है। उसको हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल के नाम से जानते हैं। अब एक टाइप होता है कमर्शियल फार्मिंग, सिर्फ शब्द और कुछ नहीं है। कमर्शियल हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक कृषि। तो ऐसी कृषि जिसको हम कर रहे हैं किसके लिए? ताकि बाजार में बेच सके, मार्केट सेल कर सके, उसको हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है। ये कब किया जाता है? बड़े जमीन पर किया जाता है। इसमें क्या है? हाई इल्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा उपज करें। इसमें फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, खाद बीज डाले जाते हैं, इसमें कीटनाशक डाले जाते हैं, ये सारी चीजें करी जाती है, और खूब सारे मशीनें इस्तेमाल करी जाती है। इसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। एक आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसको बागान कृषि कह देते हैं। मतलब पूरे बड़े वाले क्षेत्र में, बड़े खेत में क्या है, एक ही खेती या एक ही फसल उगाई जा रही है, तो उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें ठीक ठाक पैसा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, और नई तकनीकों का इस्तेमाल होता है। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग आपने देखा होगा ना, तो उन इंडस्ट्रीज को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे
चाय की खेती, कॉफी की खेती, रबर और गन्ने की खेती, ये सारी जो होती है इसी के अंतर्गत आ जाती है। अगले टाइप की बात करें तो होती है ड्राई फार्मिंग। नाम में है ड्राई, तो ऐसा एरिया जहां पर रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होता है उस एरिया में ये फार्मिंग होती है। अब इस फार्मिंग में या इस तरह के कृषि में कैसे कैसे पेड़ या पौधे उगाए जा सकते हैं? वैसे पौधे जिनको कम पानी में उगने की आदत हो या फिर जो हैबिचुअल हो, अडेप्टेड हो, जैसे बाजरा, ज्वार, चना, ये सब क्या होते हैं? कम पानी में उगने के लायक होते हैं। उसके बाद आता है वेट फार्मिंग, जस्ट उसका उल्टा। तो वेट का मतलब क्या है? इसमें पानी ठीक ठाक अमाउंट में है, मॉइस्चर ठीक ठाक अमाउंट में है। कितना है सर? तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर बारिश हो रही है उस एरिया में होता है, जैसे राइस। राइस सबसे सूटेबल है, राइट। अब आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग भी पूछा गया है। मिक्स्ड फार्मिंग यानी हिंदी में कहता हूं मिश्रित कृषि। इसमें क्या है? नाम में पता चल रहा है कि मिक्स है। मिक्स यानी खेती भी और साथ ही साथ क्या हो? पशुपालन भी हो, दोनों एक साथ हो जाता है तो हम उसको मिक्स्ड फार्मिंग कह देते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? कि एक ही साल में एक क्रॉप से ज्यादा, एक से ज्यादा फसलों को उगा लेना एक ही जमीन में, हम उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कह देते हैं। अब आठवां नंबर, ठीक है, यहां तक भी नंबर था जो कि मिस हो गया है, पता नहीं कैसे। आठवां नंबर है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम जैविक खेती कह देते हैं। जैविक खेती इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। जैविक खेती में ये है कि आप कोई भी केमिकल, कोई भी मैनमेड चीज नहीं डालते जिससे खेती खराब हो। इसमें क्या होता है? नॉर्मल जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, जैसे क्या है? गायों के गोबर हो गए, ठीक है, या ग्रीन मेन्योर सब बन रहे हैं वो हो गए, कंपोस्ट हो गए, ठीक है। ये बायो फर्टिलाइजर अब नया में बनाया जा रहा है जो आपके खेतों को या मिट्टी को खराब नहीं करेंगे, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को खराब नहीं करेंगे, ठीक है, सस्टेनेबल है, सतत है। तो इन सब चीजों को जो नुकसान ना पहुंचाए उनको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कह देते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक वैरायटी है ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शून्य बजट प्राकृतिक खेती। इसमें क्या है कि बाहर से जितनी चीजें हैं ना जो दी जा रही है खेती करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो क्या कहते हैं, हाँ, रिक्वायरमेंट जो है सबसे कम हो तो हम उसको कहते हैं ZBNF, जीरो बजट। मतलब ऐसी खेती जिसकी रिक्वायरमेंट जीरो बजट पर हो जाए, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग। अब इसका कंसेप्ट जो है आजकल खूब देखा होगा आपने, नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट सुभाष पालेकर ने दिया है। ये नाम आपको नहीं भूलना, सुभाष पालेकर ने किसका नाम दिया है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होगा। अब इसमें क्या इस्तेमाल करोगे भाई साहब? तुम्हें खाद डालना नहीं है, पेस्टिसाइड डालने नहीं है, तो क्या करोगे? जो गाय के गोबर है, जो गाय का यूरिन है, गौमूत्र जिसको कह देते हैं, ठीक है, नेचुरल जो भी चीजें हैं, नीम की जो पत्तियां हैं उनको डाल दी जाती है कीटनाशक के तौर पर। तो ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों? ताकि कम से कम, जीरो बजट है ना, कम से कम खर्चे में हम इसको कर सकें। अब दो और टाइप्स देख लो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग। ये क्या होते हैं? एक्सटेंसिव का मतलब व्यापक, यानी बड़े लैंड वाले एरिया पर, बड़े वाले बड़े भूभाग पर अगर करी जाती है खेती तो एक्सटेंसिव फार्मिंग कहलाता है। अब बड़े भूभाग में करी जाती है तो लेबर कॉस्ट जो होता है ना वो कम पड़ता है, ठीक है, और छोटे वाले में लेबर कॉस्ट ज्यादा आ जाता है, ये बात लिखना है। और पर हेक्टेयर के हिसाब से, जैसे मान लो छोटे में कर रहे हैं तो पर हेक्टेयर, मान लो ये 1 एकड़ की खेती है, इसमें निकला 5 क्विंटल धान, 5 क्विंटल धान निकला। अब यहाँ जो है मान लो 10 एकड़ कर रहे हैं, अब 10 एकड़ में कितना निकला? 20 एकड़ धान। तो अगर आप पर हेक्टेयर के हिसाब से निकालोगे तो पर हेक्टेयर में सिर्फ दो ही निकला, 2 क्विंटल निकला। यहाँ पर कितना निकल रहा है? 5 क्विंटल निकल रहा है। और टोटल अमाउंट अगर आप देखोगे तो टोटल अमाउंट भले ही ज्यादा है, 20 क्विंटल है, और यहाँ पे क्या है? 5 क्विंटल है। तो ये चीजें होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में। एक्सटेंसिव टाइप जो है वो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा है। इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो कहाँ पर? भारत में ठीक ठाक ज्यादा करी जाती है, ध्यान रखना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा कृषि। कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा कृषि। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बताओ? एग्रीमेंट कर लिया कि भाई साहब ठीक है, हम आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हमने ये खेत ले ली है और आप इस पर खेती करो, ठीक है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर देते हैं। उसमें क्या होता है? कंपनी पैसा लगाती है, वो सीड्स ले आती है, बीज ले आते हैं, और जो मशीन या जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो ले करके देती है, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह देते हैं। अब आ जाते हैं रांचिंग पर। रांचिंग में क्या होता है? पशु फार्मिंग या रांचिंग क्या होता है कि पशुपालन या उनके वजह से जो चीजें हो रही हैं, पशुपालन के लिए जो चीजें कर रही आ रही हैं, उसको हम रांचिंग कह देते हैं। बस ये इतना ही ध्यान रखना है। हाइड्रोपोनिक्स इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत पूछा जा रहा है। हाइड्रो मतलब वाटर, मैंने बताया था, हाइड्रो शब्द जहां भी आएगा उसका मतलब वाटर से होगा। तो अब इसमें क्या किया जा रहा है? ऐसी खेती करी जा रही है, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो, ध्यान से देखो। ये जो आपको पेड़ पौधे दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ध्यान से देखो। ये दिख रहा होगा एक पाइप गया हुआ है, यहाँ भी एक पाइप गया हुआ है, यहाँ एक पाइप गया, नीचे जमीन में नहीं चिपका हुआ है, जमीन से ऊपर है। इस पाइप में क्या कर रहे हैं? इस पाइप में सिर्फ वाटर है, और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, या पोटेशियम, ठीक है, जो जो मेन मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को, वो सारे इस पानी में घोल करके इस पानी में डाल दिए जाते हैं, और इसकी बीज या एक जो सैपलिंग है वो इसमें लगा दी जाती है। अब इसका जो
जड़ है ना, वो सिर्फ पानी में ही है, मिट्टी में नहीं है। उस पानी में से अपने जो जरूरत की चीजें हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो ले रहा है और आराम से ये ग्रो कर रहा है। तो ऐसे मेथड जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं है पौधों को उगाने के लिए, उसको हम कह देते हैं हाइड्रोपोनिक्स। वो सिर्फ पानी में ही न्यूट्रिशन डाल करके आप पौधों को उगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आजकल शहरों में काफी ज्यादा ये किया जा रहा है। इससे क्या हो जाता है, पानी भी ठीक ठाक बच जाता है, स्पेस भी बच जाता है, मिट्टी भी बच जाती है, मिट्टी खराब भी नहीं होती। हाँ, ये है कि इसमें इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गए आपके फार्मिंग के सारे टाइप्स। अब भारत में क्रॉप के सीज़न, भारत में फसल की जो ऋतुएँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे पहली जो ऋतु है वो है खरीफ सीज़न, खरीफ ऋतु जिसको कह देते हैं हम, ठीक है? तो खरीफ ऋतु सबसे पहले कब स्टार्ट होती है? तो इसकी जो बुआई होती है, कब करी जाती है बुआई इसकी? तो करी जाती है जैसे मानसून आने वाला होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून, जून-जुलाई के समय में इसको बोया जाता है और काटा कब जाता है? सितंबर-अक्टूबर के समय में। अब ये इसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए? तो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि मानसून के समय में कर रहा है तो क्या-क्या चीज़ें चाहिए? दोनों चाहिए। जून-जुलाई में बारिश भी ठीक होती है, धूप भी ठीक होता है। अब इसको हम मानसून क्रॉप भी कह देते हैं। अब क्या-क्या चीज़ें इस समय उगाई जाती है? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, पटसन, मूँगफली, सोयाबीन, अरहर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है राइस। राइस और व्हीट बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो राइस क्या है? राइस आपका है खरीफ सीज़न, खरीफ फसल होता है, ठीक है? खरीफ क्रॉप होता है। राबी क्रॉप या रबी ऋतु, रबी क्रॉप क्या होता है या रबी सीजन क्या होता है? रबी सीजन में उगाए जाने वाले को रबी क्रॉप कह देते हैं, ठीक है? तो जैसे वो खत्म हुआ, कौन सा खरीफ वाला खत्म होता है तो रबी आता है। रबी कब आता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर दी जाती है। कब? जब मानसून खत्म हो गया तब इसकी बुआई करी जाती है और मार्च अप्रैल के समय में इसको काटा जाता है, ठीक है? इसके लिए ठंडा और सूखा क्लाइमेट चाहिए। जैसे रबी क्रॉप के लिए एक बात और जो मैंने आपको कई बार बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है व्हीट यानी गेहूं, जौ, चना, सरसों, पीस, ठीक है, लीन सीड, ये सारे जितने हैं ना, ये सारे के सारे किसके? रबी के एग्जाम्पल हैं। एक वैरायटी होती है जायद ऋतु या जायद क्रॉप, ठीक है? जायद फसल क्या होता है? कम समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे मार्च अप्रैल में वो कटाई हुआ तो मार्च अप्रैल में इसको बो दिया जाता है, ठीक है? जायद वाले को, और ये 2-3 महीने में उग जाता है और इसको काट भी ले। जैसे क्या क्या होता है? तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, ये सब होता है ना गर्मी के जस्ट स्टार्ट में ही। तो उन सब चीजों में जायद फसल आता है। इतनी बातें हो गई तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, क्रॉप रोटेशन एक शब्द आता है, एक टर्म आता है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। क्या करते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा कि साल भर एक ही खेती नहीं होती। अब गन्ने की खेत है तो वो अलग अलग केस है, बट आपने देखा होगा कि एक खेत में 2-3 फसलें उगाई जाती है एक साल में, ठीक है? एक साल में 2-3 तरह की फसलें उगाई जाती है। जबकि आप देखोगे ना, आपके वेस्ट बंगाल, आपका साउथ इंडिया में, ठीक है, एक ही फसल को 2 बार उगा लिया जाता है एक साल में। बट कई जगह पर क्या करते हैं ना, अलग अलग फसल एक ही साल में उगाते हैं हम एक ही मिट्टी में। क्यों? ताकि उससे क्या होता है ना कि मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बनी रहे, जो उसका उर्वरक क्षमता है वो बनी रहे, ठीक है? इसके लिए हम कर देते हैं। अब इसी को, जैसे मान लो हमने क्या करा, पहले धान उगाया, फिर गेहूं, फिर धान, फिर गेहूं, फिर धान, फिर गेहूं, तो ये पूरा का पूरा चक्र चल रहा है ना, इसको हम क्रॉप रोटेशन कह देते हैं, ठीक है? इसका मेन काम ये है कि जो मिट्टी की उर्वरता है उसको बनाए रखना, इसको बीमारी होने से रोकना, ठीक है? और जो पोषण है जमीन में उनको मेंटेन करके रखना, सॉइल का जो इरोजन है, पर्दन है, उसको घटाना, और इसकी जो टिकाऊ उत्पादन है उसको बढ़ा करके रखना। अब इनके एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं यहाँ पर, देख सकते हो कि जैसे गेहूं और चावल, गेहूं या धान की खेती पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ये क्या हो जाता है, पहले धान फिर गेहूं, फिर धान फिर गेहूं, ये चलते रहता है, ठीक है? तो ये पूरा रोटेशन है। कई जगह पर आपको मक्का, आपको आलू और गेहूं, इसका चक्र देखने को मिलेगा। कहां पर? यूपी बिहार के क्षेत्र में, ठीक है? वैसे ही कपास और गेहूं का एक चक्र देखने को मिलेगा। कहां पर? पंजाब, हरियाणा में। राइस, चावल या फिर मूंग, उड़द, इन दोनों का आपको देखने को मिलेगा। कहां? पूर्वी भारत में। नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करते हैं ये मूंग उड़द वाले। ग्राउंड नट या व्हीट का चक्र देखने, वैसे वैसे ही सारे चक्र आप एक बार देख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कंसेप्ट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो जो ऊपर हमने नहीं पढ़े हैं। जैसे कैश क्रॉप, कैश क्रॉप से पूछा जाता है, नाम से पता चल रहा है कि नकदी, नकदी कब मिलेगा? जब महंगा सामान होगा, ठीक है? तो ऐसी फसलें जिनको मार्केट के लिए उगाई जा रही हैं तो हम उसको कैश क्रॉप कह देते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन कहाँ उगाया जा रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में। जूट, जूट, ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम में खूब उगाया जाता है। और शुगर कैन हो गया,
टी, कॉफी, रबर, टोबैको सिर्फ एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन कैश क्रॉप नहीं है, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। तिलहन वाले जितने हो गए, मसाले जितने हो गए, ये सब कैश क्रॉप में आ जाते हैं, ठीक है। अब टेरेस फार्मिंग देख लो, टेरेस फार्मिंग छूटा हुआ था। टेरेस फार्मिंग में क्या कर देते हैं, देखो होता क्या है, जैसे बारिश वगैरह होगी, बारिश होगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ से सॉइल इरोजन होगा, यानी वो मिट्टी को बहा करके ले जाएगी, ले जाएगी, ले जाएगी, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को बहा करके ले जाएगी। तो लोगों ने इसका रास्ता क्या निकाला कि भाई हम क्यों ना ये बहा करके ले जाए, इसको हम सीढ़ी सीढ़ी की तरह बना दे, सीढ़ी की तरह बना दे, ताकि बह करके जाए दूसरे पर चली जाए, वहां से बह के जाए तीसरे पे चले जाए, वहां से जाए चौथे पे चले जाए, और इन सब पर हम खेती करें, इन सब पर हम खेती करें, ताकि क्या हो जाए, हमारा न्यूट्रिएंट का न्यूट्रिएंट भी बच जाए और सब पे खेती भी हो जाए। तो ऐसे क्या कर दिया इन्होंने, टेरेस बना दिया। देख रहे हो आप, सीढ़ी जैसा टेरेस आपको देखने को मिलेगा कई सारे भारत के क्षेत्रों में, फिल्म में भी देखा होगा, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो उसको हम सीढ़ीदार खेती या फिर टेरेस फार्मिंग कह देते हैं। कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या वेस्टर्न घाट के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं, तो धान, मक्का, आपका मिलेट्स, ठीक है, बाजरा, ज्वार, ये सब, जौ, आलू, चाय, ये सब चीजें उगाई जाती है, मसाले सब उगाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे। अब देखो कुछ ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ एग्रीकल्चर और डेयरी से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई साहब इनका फुल फॉर्म, ये कब बने थे, कहाँ पर है सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, और इनका काम क्या है, या इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो बताओ। तो वो सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी। सबसे पहले देखो, आईसीएआर फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसको बनाया गया था कब, 1929 में। ये भारत में जितने एग्रीकल्चर या कृषि से जुड़े हुए रिसर्च हो रहे हैं उन सब में सबसे उच्चतर ये क्या है, संस्था है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आ जाता है कौन, तो आपका आईएआरआई। आईएआरआई कहां पर है, नई दिल्ली में है, 1905 में बनाया गया। और पूसा एक इंस्टीट्यूट है जो कि इसका ब्रांच है, दिल्ली में भी है और एक बिहार के समस्तीपुर में भी, ये ध्यान रखना है, समस्तीपुर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं आईवीआरआई। आईवीआरआई की बात कर ले तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, बरेली, यूपी में है। 1889 में बनाया गया था, भारत का सबसे पुराना वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर आता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस पर स्टार मार्क कर लो, ये पूछा गया है, एनडीआरआई पूछा गया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा में है, 1923 में बनाया गया था। यही पूछा गया था कहां पर है, तो करनाल, हरियाणा में। ये डेयरी, दूध वगैरह जो बनाते हैं ना, दूध वगैरह, उस पर रिसर्च के लिए, उसके प्रोडक्ट पर रिसर्च के लिए इसको बनाया गया था। एनएआरएम, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, हैदराबाद में 1976 में बनाया गया था। एग्री रिसर्च के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो। सीएसीपी देख लेना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, नई दिल्ली में है। ये एमएसपी को रेकमेंड करता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफसीआई इंपॉर्टेंट है। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में है, 1965 में इसको बनाया गया था। ये प्रोक्योरमेंट और बफर स्टॉक मैनेजमेंट, मतलब क्या हो जाता है कि चावल, अनाज या जो भी चीजें हमारे देश को अपने भविष्य में चाहिए कि उसको स्टॉक में रखा जाए, वो सब चीजें ये एफसीआई डिसाइड करता है, ठीक है, और स्टॉक करके रखता है, जिसको हम प्रोक्योरमेंट और बफर स्टॉक कह देते हैं। फसाई की बात कर ले, एफएसएसआई की बात कर ले, फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली में इसका एस्टेब्लिशमेंट है और 2008 में बनाया गया था। पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत, तो एफएसएस एक्ट 2006 के तहत, ठीक है। नबार्ड आपने नाम सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 1982 में बनाया गया। ये क्या है कि रूरल क्रेडिट, जो ग्रामीण के रहने वाले लोग हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में, उनको ये क्या कर देता है, लोन वगैरह देता है, क्रेडिट देता है, ठीक है। एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद, गुजरात में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। 1965 में बनाया गया था। ये ऑपरेशन फ्लड के दौरान इसको ऑपरेट करा गया, इंप्लीमेंट किया गया। सीआईएफई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज एजुकेशन, मुंबई में है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सीआरआरआई इंपॉर्टेंट है, इसका नया नाम क्या है, एनआरआरआई, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। ये कटक उड़ीसा में है, पूछा गया है। 1946 में इस पर चावल से जुड़े हुए रिसर्च किए जाते हैं। आईआईपीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, कानपुर, यूपी में, 1983 में बनाया गया। पल्स यानी दाल वगैरह पे जुड़े हुए काम होते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलुरु में है, 1967 में बनाया गया था। आईआईएसआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, लखनऊ, यूपी में है, 1952 बनाया गया। सीएसएसआरआई, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा में, ये भी 1969 में बनाया गया था। सीआईएई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, भोपाल, एमपी में है, 1976 में बनाया गया था। एनआरसीबी इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है, 1993 में इसको बनाया गया। बनाना यानी केले पर रिसर्च के लिए बनाया गया था। इसके अलावा और है
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन पूछा गया है, सोयाबीन यहाँ नहीं लिखा है, लिख लेना। सोयाबीन कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो बनाया गया आपके इंदौर शहर में और 1987 के आसपास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बनाया गया था। उसके अलावा एक है आपका स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर स्पाइसेस। तो स्पाइसेस वाला कहाँ पर है? कोझिकोड में है, 1983 और ऐसे के आसपास बनाया गया था, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एक आता है सिरकॉट, सिरकॉट मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, मुंबई में है, ये कॉटन पे रिसर्च करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी है जहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। जैसे एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल जो उत्पादन किया जा रहा है या उसको मैनेज किया जा रहा है, उसको प्रबंध किया जा रहा है, तो उसके साइंस, उसके विज्ञान को जो समझने की जो सब्जेक्ट है, समझने की जो विधि है, उसको हम एग्रोनॉमी कह देते हैं। हॉर्टिकल्चर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या प्लांट्स, जो खाने पीने वाले जो फल हैं या सब्जियां हैं, उनके जो कल्टीवेशन है, उनकी जो खेती है, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी क्या होता है? तो जो फल होते हैं ना, फल, पोमोलॉजी का याद रखने का तरीका है, फल जो होते हैं उनकी खेती के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ओलेरीकल्चर क्या हो जाता है? तो सब्जियों की खेती को हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर नाम है फ्लावर, तो फूलों की खेती को हम कह देते हैं फ्लोरिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? विटी पूछा गया है, विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती को हम विटिकल्चर कहते हैं। ओइनोलॉजी क्या होता है? ओइनोलॉजी होता है वाइन, जो होता है ना वाइन, शराब, उसके अध्ययन को या उसके मेकिंग को हम ब्रीविंग भी कह देते हैं। कई बार लिख लेना, पूछा गया ब्रीविंग, इंग्लिश में आपसे पूछा होगा, ठीक है। ये होता है बियर बनाने या उससे जो अंगूर वगैरह के जूस से बनाते हैं या फल से बनाते हैं। सिल्वीकल्चर क्या होता है? तो फॉरेस्ट टेरी, जो जंगल वाले वन है, जंगल वाले वन कह रहा हूँ, वन वाले वृक्ष हैं, उनके कल्टीवेशन, उनकी खेती, उनका प्रबंधन, संवर्धन करते हैं, तो उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्बोरिकल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। एपीकल्चर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो मधुमक्खी पालन करते हैं ना, उसको हम एपीकल्चर कह देते हैं, मधुमक्खी पालन को। सेरिकल्चर इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहाँ। एपीकल्चर, पीसीकल्चर इंपॉर्टेंट। सेरिकल्चर क्या होता है? जो रेशम कीट होते हैं ना, जिससे रेशम बनाई जाती है, उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर होता है मछली पालन को या मत्स्य पालन को हम पीसीकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है? जो पानी वाले जीव होते हैं ना, उनके पालन को हम एक्वाकल्चर कहते हैं। डेयरी फार्मिंग क्या होता है? या मैरीकल्चर क्या होता है? मैरीकल्चर पर देख लो, तो समुद्री जीव के पालन को मैरीकल्चर। डेयरी फार्मिंग, जो दूध देने वाले जीव जंतु हैं, उनके पालन को, पशुपालन को आप कह देते हैं डेयरी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होते हैं? तो ऐसे पक्षी जैसे मुर्गा हो गए हैं, ठीक है, इन सब के जो पालन करते हैं, किसके लिए? अंडा और मांस की प्राप्ति के लिए, उसको हम पोल्ट्री फार्मिंग कह देते हैं। लैग कल्चर नॉट इंपॉर्टेंट। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी बताया था मैंने, सॉयल फॉर्मेशन को हम पीडोलॉजी कहते हैं। इडेफोलॉजी कहलाता है कि स्टडी ऑफ सॉयल, मिट्टी के अध्ययन को, प्लांट ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मिट्टी के अध्ययन को हम इडेफोलॉजी कह देते हैं। और एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है घास के अध्ययन को, घासों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ग्रासेस इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, चैप्टर इतना ही था। अब इसके बाद जो है हम ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को दी एंड कहेंगे। हमने जो मैपिंग की बात करी थी, मैपिंग हम बाद में करेंगे। अब कभी मैपिंग के ऑलरेडी मैंने सारे टॉपिक्स आपको स्टैटिक फॉर्म में मैंने करा रखे हैं, तो ज्यादा जरूरत नहीं है। जो भी आप अभी तक मैंने पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीडीएस या स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ ये काम आने वाला है। बहुत ध्यान से पढ़ लो, बहुत फिल्टर्ड कंटेंट है, हर एक चीज बहुत छानबीन करके, रिसर्च करके बनाई गई है, ठीक है। इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक आपके सामने है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, कोई मतलब नहीं आपको कहने का। मन हो तो करिएगा, नहीं मन हो तो मत कीजिएगा, ठीक है। मैं अपने तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, नहीं करना एफर्ट मत कीजिए, ठीक है। मैंने जो कमिटमेंट करा है मैं उसको पूरा करूंगा, जैसे भी करना है वो करूंगा, ठीक है। बाकी आप सब पढ़ते रहिए, त्योहार भी है, त्योहार मनाइए और पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय, जय हिंद, ध्यान रखिए।